नमस्कार दोस्तों, मैं आप सभी का स्वागत करता हूं दिव्य दृष्टि के इस प्लेटफॉर्म पर। आज हम लोग ईओआरओ का पेपर सॉल्व कर रहे हैं। पेपर नंबर 12, 312 या 12 जो पेपर है उसमें हम लोग पार्ट बी को सॉल्व करेंगे। पिछली बार मैंने आप लोगों को बोर किया था, थोड़ा सा ज़्यादा धाराएं वगैरह बताई थी। आज मैं और ज़्यादा बोर करूँगा क्योंकि धाराएँ कठिन पर कठिन होती जा रही हैं। सीधी बात, एक बात आप लोग समझ लीजिए, 3 स्टेप में ये एग्जाम क्लियर हो सकता है। पहला स्टेप तो आपका जनरल वाला पार्ट है, 80 क्वेश्चन, वो तो आप कर ही लेंगे। मेरा वाला जो पार्ट है 40 क्वेश्चन, उसमें 327 धाराएं अच्छे से रट लो। पहली चीज, 327 धाराएं आप लोग अच्छे से रट लो। दूसरा, जो 3 रूल्स दिए हैं उन पर क्वेश्चन अच्छे से रट लो। तीसरा, जो 8 योजनाएं चल रही हैं उसको अच्छे से कर लो। अगर ये 3 स्टेप आप 3 सीढ़ियां कर लेते हो, आपके 40 के 40 क्वेश्चन सही होंगे। मैं 20 क्वेश्चन की आपको ये टेस्ट सीरीज जो हमने चलाई है, लोकेश माननीय श्री लोकेश चौधरी सर जो दिव्य दृष्टि के चेयरमैन हैं, सीईओ है, फाउंडर चेयरमैन है, उनके निर्देशन में, उनके गाइडेंस में चल रही है और मैं इसको सॉल्व करा रहा हूँ। और ये 20 क्वेश्चन पेपर जो है ये बड़े रिसर्च करने के बाद, बड़ी मेहनत करने के बाद और इस तरीके से बनाएंगे आपका सारा सिलेबस भी कवर हो जाए, आप लोगों को क्वेश्चंस की प्रैक्टिस भी हो जाए, प्लस आपका जो पूरा का पूरा पेपर है वो लगभग उसी तरीके से बनेगा जिस तरीके से हम लोग उसको सॉल्व कर रहे हैं। क्योंकि इसमें पूरी एक टीम काम कर रही है, पूरी रिसर्च टीम काम कर रही है, बहुत मेहनत के साथ हम लोग काम कर रहे हैं। तो आज हमारा दूसरा पेपर है। 26 तारीख का वादा था, पहला हमने 19 तारीख को लिया था, अब 26 तारीख को है। इसके बाद का शेड्यूल मैंने आपको बता दिया था, तो हम लोग इसको चालू करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट नंबर क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में दिया है, राजस्थान राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009 की धारा 2 में निर्दिष्ट अपशिष्ट प्रबंध में से किस अपशिष्ट का संग्रहण, भंडारण, परिवहन शामिल है। तो राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009 की धारा 2। अब धारा 2 के बारे में हमसे बात करी जा रही है, धारा 2 के बारे में पूछा जा रहा है। तो सबसे पहले तो आप लोग समझ लो कि बेटा राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009 की धारा 2 का संबंध किससे है? परिभाषाओं से। सिर्फ परिभाषाएं दी हुई है, इसमें परिभाषाओं से संबंधित है। तो इसमें अपशिष्ट प्रबंधन के बारे में परिभाषा दी गई है और उसमें ठोस अपशिष्ट प्रबंधन की बात करी गई है, ना कि जैविक या जानवर अपशिष्ट या इनमें से कोई नहीं। तो हमारा सही उत्तर क्या है इसमें? ठोस अपशिष्ट। अब राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009 की धारा 2 बताती है ठोस अपशिष्ट का क्या क्या शामिल है। तो सबसे पहले ठोस अपशिष्ट का संग्रहण शामिल है, सबसे पहले उसको संग्रह किया जाएगा। संग्रहण करने के बाद उसका पृथक्करण शामिल है, उसको पृथक किया जाएगा। तीसरा है उसका परिवहन, उसको परिवहन किया जाएगा। परिवहन के बाद उसका व्ययन किया जाएगा। व्ययन का मतलब होता है निपटान। आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है कि धारा 2 में निर्दिष्ट व्ययन शब्द का अर्थ क्या है। तो आप लोग ध्यान रखना, व्ययन का अर्थ खर्चे से नहीं है, या व्ययन का अर्थ किससे है? निपटान से। तो पूरी तरह उसको निपटाना है। यानी कि राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009 की धारा 2 हमें क्या बताती है? अपशिष्ट प्रबंध। अपशिष्ट प्रबंध किसका बताती है? ठोस अपशिष्ट का, ना कि जानवर या जैविक का। तो राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009 की धारा 2 में दिया गया है अपशिष्ट प्रबंधन, ठोस अपशिष्ट प्रबंधन का संग्रहण, डोर टू डोर या जैसा भी हो, फिर उसका पृथक्करण करना, उसको परिवहन करके दूर ले जाना, फिर उसका प्रसंस्करण करना, उसको अगर कुछ काम की चीजें तो निकाल लेना और बाकी चीजों का व्ययन करना, निपटान करना, यानी अंतिम रूप से उसको साफ कर देना। ये है हमारा राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009 की धारा 2 में दिया गया अपशिष्ट प्रबंधन, यानी ठोस अपशिष्ट का प्रबंधन करना, संग्रहण करना, परिवहन करना और अंत में उसका व्ययन कर देना, उसको खर्च कर देना, खत्म कर देना, निपटा देना। तो व्ययन की परिभाषा जो है राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009 की धारा 2 में दी गई है। इसकी परिभाषा में व्ययन का अर्थ निपटाना या फिर खत्म कर देना होता। हम कहते हैं ना, हमने किसी को निपटा दिया, निपटाना मतलब व्ययन कर दिया, उसको खत्म कर दिया, हमने पूरी तरह से कचड़े को खत्म किया है। ये था हमारा पहला क्वेश्चन। अब हम आते हैं दोस्तों दूसरे क्वेश्चन पर। राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009 की किस धारा का संबंध नगर पालिकाओं का परिसीमन से है? राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009 की किस धारा का संबंध परिसीमन से है? तो देखो, धारा 1 में तो दिया हुआ है हमें इस अधिनियम का नाम, संक्षिप्त नाम, प्रसार और ये कब से प्रारंभ हुआ। धारा 7 और धारा 10 को हम बाद में देखेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं परिसीमन। राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009 की धारा 3 में दिया हुआ है परिसीमन। परिसीमन का अर्थ क्या है? तो आप सबसे पहले समझ लीजिए परिसीमन। राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009 की धारा 3 में परिसीमन दिया हुआ है। परिसीमन का मतलब होता है किसी निकाय के क्षेत्रों की सीमा को तय करने की प्रक्रिया। किसी निकाय के क्षेत्रों को तय करने की प्रक्रिया ये होती है परिसीमन। तो धारा 3 क्या कहती है कि राज्य सरकार नगर पालिका के किसी भी क्षेत्र में किसी नए क्षेत्र को शामिल कर सकती है, किसी नए क्षेत्र को निकाल सकती है, कुछ क्षेत्रों को मिलाकर नई नगर पालिका बना सकती है, यानी कि वो परिसीमन कर सकती है। तो परिसीमन का अर्थ क्या होता है? किसी निकाय क्षेत्र,
किसी निकाय के क्षेत्रों की सीमा तय करने की प्रक्रिया। राज्य सरकार नगर पालिका में कुछ नई चीजें डाल सकती है, कुछ नए क्षेत्रों को डाल सकती है, कुछ क्षेत्रों को निकाल सकती है, कुछ क्षेत्रों को जोड़ सकती है, कुछ क्षेत्रों को घटा सकती है, और कुछ क्षेत्रों को मिलाकर नई नगर पालिका भी बना सकती है। तो ये सब किससे संबंधित है? नगर पालिका की धारा 3, राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009 की धारा 3 बताती है हमें नगर पालिका के परिसीमन से। तो परिसीमन का संबंध किससे है? धारा 3। परिसीमन का अर्थ मैंने आपको क्या बताया बेटा? तो परिसीमन का अर्थ हमारे यहाँ पर सीधा सीधा हम लोग देखते हैं। परिसीमन का अर्थ जो है वो राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009 की धारा 3 के अनुसार किसी क्षेत्र की सीमा को तय करने की जो प्रक्रिया होती है उसको हम परिसीमन बोलते हैं। तो ये हमारा दूसरा क्वेश्चन है परिसीमन से संबंधित। परिसीमन आयोग भी बनाया जाता है वो चुनाव के टाइम, तो आपने परिसीमन नाम अच्छे से सुन रखा है। परिसीमन के बारे में ज़्यादा आप लोग कंफ्यूज ना हो, सिर्फ इतना ध्यान रखना कि धारा 3 से इसका संबंध दिया हुआ है। अब इसमें हम देखते हैं, एक दे दी हमें धारा 10। धारा 10 का संबंध किससे? तो राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009 की धारा 10 जो है वो संबंध है वार्डों का। वार्ड जो होते हैं नगर पालिका के अलग अलग वार्ड होते हैं, तो वार्डों का निर्धारण किया जाता है धारा 10 के अनुसार। राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009 की धारा 10 बताती है वार्डों का निर्धारण। तो वार्डों का निर्धारण किससे संबंधित है? वार्डों का निर्धारण है धारा 10 से संबंधित। राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009 की धारा 10 का संबंध है वार्डों का निर्धारण। वार्डों का निर्धारण का संबंध धारा 10 से दिया हुआ है। अब एक हमें धारा और दिखाई दे रही है, धारा 7। धारा 7 में नगर पालिका की पदावधि बताई गई है। नगर पालिका की पदावधि का संबंध किससे? धारा 7 से। राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009 की धारा 7 बताती है हमें नगर पालिका की पदावधि। कितनी पदावधि होती है इसकी? 5 वर्ष। कब से प्रारंभ होती है? जब से चुनाव हो जाते हैं तब से नहीं, तब से नहीं होती। जब इसकी पहली बैठक होती है चुनाव के बाद तब से इसकी काउंटिंग होती है, अगले 5 वर्ष तक ये रहती है। तो ये धारा 7 हमको इसके बारे में पदावधि के बारे में बताती है। तो राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009 की किस धारा का संबंध? नगर पालिकाओं के परिसीमन से। तो धारा 3 का संबंध जो है वो परिसीमन से दिया हुआ है। तो यह हमारा सही उत्तर है धारा 3। राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009 की धारा 3 ने हमें सही जवाब दे दिया है। राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009 की धारा 5 के अनुसार नगर पालिका की स्थापना और निगमन के बारे में क्या सत्य है? प्रत्येक संक्रमणकालीन क्षेत्र में एक नगर पालिका बोर्ड की स्थापना की जाएगी। प्रत्येक नगर बोर्ड उस स्थान के नगर पालिका बोर्ड के नाम से एक निगमित निकाय होगा। प्रत्येक छोटे शहरी क्षेत्र में एक नगर परिषद की स्थापना की जाएगी और ऐसी प्रत्येक नगर परिषद शहर की नगर परिषद के नाम से एक निगमित निकाय होगी। सभी ऑप्शन सत्य हैं। क्या सभी ऑप्शन सत्य हैं? तो यहाँ हम लोग देखते हैं राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009 की धारा 5। धारा 5 क्या बताती है हमको? तो राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009 की धारा 5 हमें बताती है कि 1 लाख से कम जनसंख्या वाले शहर, 1 लाख से कम जनसंख्या वाले शहरों में नगर पालिका मंडल की स्थापना की जाएगी। 1 लाख से 5 लाख तक की जनसंख्या वाले शहरों में धारा 5 के अनुसार नगर परिषद की स्थापना की जाएगी, यानी छोटे शहर माने जाएंगे। और 5 लाख से ऊपर की जनसंख्या वाले शहरों में नगर निगम की स्थापना की जाएगी। इसके अलावा अक्टूबर 2019 से, अगर हम बात करें अक्टूबर 2019 से कोटा, जयपुर और जोधपुर में 2-2 नगर निगम बनाए गए हैं। क्यों बनाए गए हैं? क्योंकि यहाँ जनसंख्या 10 लाख को पार करेगी। तो इसमें हमारा जो उत्तर है वो सभी सत्य है, यानी कि डी ऑप्शन इसमें हमें सही उत्तर दे दिया। तो धारा 5 ने हमको सीधा सीधा उत्तर दिया है कि प्रत्येक संक्रमणकालीन क्षेत्र में एक नगर पालिका बोर्ड की स्थापना होगी। प्रत्येक छोटे छोटे शहर में एक नगर परिषद होगा, एक बोर्ड जो नगर पालिका बोर्ड के नाम से निगमित होगा, निकाय होगा, उनकी अपनी सील होगी, अपना मोहर होगा और उन पर केस कर भी सकते, मुकदमा दायर किया भी जा सकता है। तो राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009 की धारा 5 हमें बताती है छोटे शहरों की जनसंख्या कितनी होगी जहाँ पर नगर पालिका बोर्ड या नगर पालिका मंडल की स्थापना होगी, नगर परिषद की स्थापना के लिए कितनी जनसंख्या आवश्यक है, नगर निगम की जनसंख्या के लिए कितनी जनसंख्या आवश्यक है। और यहां तो हमने कमाल कर दिया, अक्टूबर 2009 से 2-2 नगर पालिका 3 शहरों में बना दी, कोटा, जयपुर और जोधपुर में, क्योंकि इनकी जनसंख्या जो है वो थोड़ी सी बढ़ गई थी, 5 लाख से ऊपर पहुंचकर 10 लाख हो चुकी थी। बजट 2023 के अनुसार इंदिरा रोजगार योजना में कितने दिन का रोजगार दिया जाएगा? राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009 की जो योजनाएं चल रही हैं, हमारी जो योजनाएं चल रही हैं इंदिरा रोजगार योजना को सबसे पहले तो भारत की सबसे बड़ी राज्य स्तरीय रोजगार योजना बताया जाता है। अशोक गहलोत जी, माननीय मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी ने घोषणा की है कि ये देश की सबसे बड़ी राज्य स्तरीय
रोजगार योजना है। तो अभी तक क्या था, इसमें 100 दिन का रोजगार दिया जाता था, अभी तक इसमें 100 दिन का रोजगार शहरी क्षेत्रों में दिया जाता था। लेकिन बजट 2023 ने इसको बढ़ाकर 125 दिन का कर दिया है। अभी बजट जो आया है, जो हमारा फरवरी में बजट निकाला है, उसके अनुसार इसकी जो काम देने का जो है, पहले 100 दिन का काम दिया जाता था, अब इसको बढ़ाकर 125 दिन कर दिया। तो इंदिरा रोजगार योजना बजट 2023 के अनुसार वर्ष में कितने दिन का रोजगार दिया जाएगा, तो इसमें वर्ष में 100 दिन की जगह अब 125 दिन का रोजगार दिया जाएगा। पहले 100 दिन का दिया जाता था, अब उसको बढ़ाकर 125 दिन कर दिया। तो एग्जाम में ये भी पूछा जाता है कि जा सकता है कि कितने दिन का दिया जाएगा, तो 125 दिन का दिया जाएगा। पहले कितने दिन का दिया जाता था, 100 दिन का दिया जाएगा। तो बजट 2023 के अनुसार इंदिरा रोजगार योजना में कितने से बढ़ाकर कितना दे दिया, ये भी पूछ सकते हैं। 100 से बढ़ाकर 125 कर दिया, 85 से बढ़ाकर 100 कर दिया, 125 से बढ़ाकर 130 कर दिया, 150 से बढ़ाकर घटाकर 110, कुछ भी पूछ सकते हैं। तो आप ध्यान रखना, पहले 100 दिन था, अब वर्तमान में 125 दिन है। तो ये एग्जाम में घुमाकर पूछ सकते हैं क्वेश्चन कि बजट 2023 के अनुसार पहले कितना था, जो वर्तमान में 125 कर दिया गया है, या अब 125 है, पहले कितना था, या अब 125 कर रहे हैं लेकिन पहले कितना देते। तो किसी भी तरीके से वो आपको घुमा सकते हैं। आप ध्यान रखना, पहले 100 था, अब 125 है, बस इससे ज्यादा हमको याद रखने की जरूरत नहीं है। तो बजट 2023 के अनुसार इंदिरा रोजगार योजना में कितने दिन का रोजगार दिया जाएगा, नए बजट के अनुसार 125, उससे पहले 100 दिन। इंदिरा रसोई योजना के अंतर्गत सरकार प्रति थाली के लिए कितना अनुदान देती है। तो सबसे पहले तो आप जान लीजिए कि क्या 10 रुपए देती है, गलत। क्या 20 रुपए देती है, गलत। क्या 8 रुपए देती है, गलत। तीनों ऑप्शन गलत हैं। इंदिरा रसोई योजना के अंतर्गत सरकार प्रति थाली पर कितना अनुदान देती है। तो सबसे पहले तो आप समझ लीजिए कि इंदिरा रसोई योजना 20 अगस्त सन 2020 से प्रारंभ हुई। अन्न योजना के स्थान पर अन्नपूर्णा अन्न योजना में गाड़ियां लगती थी, गाड़ियों पर खाना खाना होता था। यहाँ आपको बाकायदा पक्की रसोइयों में बैठाकर इज्जत से सम्मान पूर्वक भोजन देने की व्यवस्था है। एक भोजन की थाली जो है वो लगभग 25 रुपए की पड़ती है। एक भोजन की थाली जो है वो 25 रुपए की उसकी लागत होती है। इस 25 रुपए में से आपको कितना देना होता है, सिर्फ 8 रुपए। आपको उसमें 8 रुपए देना होता है, और जो 17 रुपए होता है वो सरकार देती है हमें 17 रुपए। तो इसका सही उत्तर क्या है, 17 रुपए, यानी कि डी ऑप्शन है, इनमें से कोई नहीं। तो इंदिरा रसोई योजना के अंतर्गत सरकार प्रति थाली कितना अनुदान देती है, ना तो 10 रुपए देती है, ना 20 रुपए देती है, ना 8 रुपए देती है। 8 रुपए तो उल्टे वो आपसे ले लेती है। 8 रुपए आपसे लेकर वो 17 रुपए आपको मिला देती है, और आपको 25 रुपए का खाना मिल जाता है। यानी कि इंदिरा रसोई योजना जो सम्मान पूर्वक योजना है, खाना खिलाने की, गरीबों को अच्छा पोषित योजना, इसमें सुबह 8:30 बजे से 1 बजे तक तो दोपहर का खाना मिलता है, और 5 से 8:30 तक रात का खाना मिलता है। पोषित खाना है, कोई भूखा ना सोए, ये नारा दिया गया है। कोई भूखा ना सोए, ये नारे के साथ इसको स्टार्ट किया गया था, इस योजना को स्टार्ट किया गया था 20 अगस्त सन 2020 से। और इसमें सरकार प्रति प्लेट 17 रुपए देती है, 8 रुपए आपसे लेती है, टोटल हो जाता है 25 रुपया। एक खाने की लागत जो आती है, जो थाली की लागत आती है, वो इतनी होती है। तो इंदिरा रसोई योजना में सरकार जो है प्रति थाली कितना रुपया देती है, तो वो देती है 17 रुपया। राज्य सरकार किस उपधारा द्वारा नगर निगम की भूमि को पुनर्ग्रहित कर सकती है। तो यहाँ पर आप लोग ध्यान रखना कि राज्य सरकार किस उपधारा द्वारा नगर निगम की भूमि को पुनर्ग्रहित कर सकती है। 4 ऑप्शन दिए हैं, उपधारा खंड 1 खंड जा, उपधारा 2 खंड चा, उपधारा खंड का, इनमें से कोई नहीं। तो 4 ऑप्शन हमें दे दिए गए हैं, इनमें से एक सही है। तो इसमें आपको ध्यान रखना होगा कि किस कंडीशन में सरकार नगर निगम की भूमि को पुनर्ग्रहित कर सकती है। सबसे पहले तो बात आप समझ लेना इसको कि यदि नगर पालिका किसी भी तरह की जांच में, सरकार द्वारा किसी भी प्रकार की जांच में भूमि का कुप्रबंधन करते हुए नजर आती है, भूमि का कुप्रबंधन करती हुई जांच में पाई जाती है, तो उससे वो भूमि पुनर्ग्रहित कर ली जाती है। पहली चीज तो आप जानना कि उपधारा 1 तो सही है, खंड जा बिल्कुल सही उत्तर है हमारा, तो यही हमारा सही उत्तर है। इसके तहत यदि नगर पालिका जो है भूमि की का प्रबंधन करती हुई नजर आती है, जांच में पाई जाती है, तो उससे भूमि पुनर्ग्रहित किया कर ली जा सकती है, पहली चीज। दूसरी बात हम अगर देखते हैं, यदि सरकार को जनहित में ऐसी किसी भूमि की आवश्यकता होती है जो नगर पालिका के पास है, उसको पुनर्ग्रहित करना है, तो उपधारा 1 खंड जा के तहत राज्य सरकार नगर पालिका की भूमि को पुनर्ग्रहित
कर सकती है। तो राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009 की उपधारा 1 खंड जा, राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009 की उपधारा 1 खंड जा के तहत राज्य सरकार जो है नगर पालिका की भूमि को पुनर्ग्रहित कर सकती है। इसके अलावा आप लोग ध्यान रखना, ये राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009 ये 11 सितंबर सन 2009 को राज्यपाल को स्वीकृति मिली थी और 15 सितंबर सन 2009 से ये प्रभावी हुआ। तो राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009 की उपधारा 1 खंड जा के तहत नगर पालिका की भूमि को पुनर्ग्रहित करने का अधिकार राज्य सरकार को है। 2 कारणों से कर सकती है। पहला तो ये कि यदि वो जांच में देखती है कि नगर पालिका उस भूमि का प्रबंध नहीं कुप्रबंध कर रही है। 2 चीजें होती है, प्रबंधन और कुप्रबंधन। तो यहाँ कुप्रबंधन अगर करती हुई नजर आती है तो उससे ले ली जाती है। दूसरा अगर हम देखते हैं कि यदि राज्य सरकार को किसी भी प्रकार की जरूरत होती है, किसी भी प्रकार से जरूरत होती है इन चीज़ों की, यानी कि किसी भी लोकहित के कार्य की, तो वो ले सकती है। तो ये दोनों चीज़ें होती हैं। राज्य सरकार किस उपधारा द्वारा नगर निगम की भूमि को पुनर्ग्रहित कर सकती है? उपधारा 1 खंड जा। धारा 68, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। धारा 68 के अंदर नगर निगम के अधिकार में निम्नलिखित में से क्या शामिल हो सकता है? सभी सार्वजनिक सड़कें, फुटपाथ, अन्य सामग्री और पेड़, सभी सार्वजनिक पार्क और उद्यान, नदियां, नाले, तालाब पर सभी नदियों, नालों और तालाबों पर सभी सार्वजनिक शामिल है। तो राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009 की धारा 68, राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009 की धारा 68 के बारे में पूछा गया। तो धारा 68 के अनुसार हमसे पूछा जा रहा है कि क्या क्या शामिल हो सकता है। तो मैं आपको बता दूं, धारा 68 के अनुसार सभी सार्वजनिक सड़कें, फुटपाथ, नालियां, पार्क, उद्यान, नदियों, नालों पर बने हुए सभी सार्वजनिक घाट, सभी प्रकार की फुटपाथ, नदियां, आवारा जानवर जो किसी व्यक्ति के नहीं है, ये आवारा जानवर जो किसी व्यक्ति के नहीं है वो भी, इसके अलावा मृत पशु जानवर, ये सारी चीज़ें, उनके अवशेष जो हैं, ये सारी चीज़ें शामिल हो सकती हैं। तो राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009 की धारा 68, राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009 की धारा के 68 के अंतर्गत हम तीनों चीज़ों को शामिल करते हैं। नहीं है कि हमारा सही उत्तर क्या होगा, सभी शामिल है। राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009 की धारा 68 के अनुसार सभी शामिल है। इसमें आप लोग ध्यान रखना, आवारा जानवर जो किसी के नहीं है वो भी शामिल हैं, मृत जानवर इसमें शामिल है, मृत पशुओं के शरीर जो है वो भी शामिल है, उनकी जो हड्डियां, मांस, खाल है वो भी शामिल है। अगर कोई मर गया है, लावारिस लाश है, तो वो भी नगर पालिका के उसमें अधिकार क्षेत्र में आएगा। तो ये सारी चीज़ें अधिकार क्षेत्र में आती हैं नगर पालिका की धारा 68। राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009 की धारा 68 बताती है हमें। इसके अलावा सार्वजनिक लैंप पोस्ट, स्ट्रीट लाइट, सड़कें, फुटपाथ, सब कुछ इसमें आता है। लेकिन किसी पर्सनल व्यक्ति का कोई अगर जानवर पाला हुआ है तो वो नहीं आता, अगर वो मर गया तो भी नहीं आएगा। तो ये हमारी धारा 68, राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009 की धारा 68। यदि कोई अपने घर में विस्फोटक सामग्री रखता है अथवा कोई व्यक्ति अपने घर में अनैतिक कृत्य करवाता है तो राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009 की कौन सी धारा ऐसे अपराध की श्रेणी में अर्थात न्यूसेंस मानेगी, रखेगी या न्यूसेंस मानेगी? राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009 की कौन सी धारा इसको न्यूसेंस मानेगी? तो सबसे पहले तो आप न्यूसेंस का मतलब समझ लीजिए। न्यूसेंस का मतलब क्या होता है? तो न्यूसेंस का मतलब क्या होता है? ऐसा कोई भी कार्य करना जो घृणोत्पादक होता है, घृणोत्पाद होता है जिसको देखकर घृणा आती है, गंदगी होती है, गंदगी फैलाना होता है, जिसको देखकर कोई अपराध होता है या जिसकी वजह से लोग परेशान होते हैं, जैसे गंदगी फैलाना, प्रदूषण करना, हाँ, धुआं उड़ाना, वैश्यावृत्ति करवाना, अनैतिक कृत्य करवाना, विस्फोटक चलाना, ऐसा कोई खेल खेलना जिससे लोगों को परेशानी हो, बहुत तेज आवाज में म्यूजिक बजा देना, अपने घर में ऐसा कुत्ता पालना जो हमेशा भौंकता रहता है उसको चुप ना कराना, तो ये सब न्यूसेंस की श्रेणी में आता है। जैसे लोगों की नींद खराब होती है, लोग डिस्टर्ब होते हैं। तो ऐसी चीज जो जीवन स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, जो दिक्कत दे सकती है, वो सारी चीजें किसमें आती है? न्यूसेंस की श्रेणी में आती है। राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009 की कौन सी धारा से अपराध की श्रेणी में रखती है, न्यूसेंस की श्रेणी में रखती है? तो किसी भी प्रकार का मिट्टी, तेज आवाज, धुआं, और अगर व्यक्ति की बात करें तो कोई भी उत्पीड़क व्यक्ति, किसी को सताने वाला व्यक्ति, यातना देने वाला व्यक्ति भी न्यूसेंस की श्रेणी में आता है। राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009 की कौन सी धारा इसे न्यूसेंस मानती है? तो यहाँ पर आप लोग ध्यान रखना, धारा 250, राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009 की धारा 250 के तहत नगर पालिका को अधिकार है कि इस न्यूसेंस को रोकने का अधिकार वो किस धारा के अंतर्गत रखती है? धारा
250, राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009 की धारा 250 बताती है नगर पालिका को न्यूसेंस को रोकने की शक्ति। न्यूसेंस में कई चीजें आती हैं। न्यूसेंस में इस तरह की भी बात आती है कि जैसे अगर कोई व्यक्ति अपने घर में मान लो विस्फोटक रख रहा है, विस्फोटक सामग्री रखता है या विस्फोटक बनाने का करता है, तो वो न्यूसेंस की श्रेणी में आएगा। कोई आपका पड़ोसी है, वो घर में वेश्यावृत्ति करवाता है, अनैतिक कार्य करता है, न्यूसेंस की श्रेणी में आएगा। आपके एक पड़ोसी ने कुत्ता पाल रखा है, कुत्ता रात भर भौंकता है लेकिन वो उसको चुप नहीं कराता, आपकी नींद खराब होती है, न्यूसेंस की श्रेणी में आएगा। कहीं कुछ काम चल रहा है, धुआं उड़ रहा है, तेज आवाज हो रही है, गंदगी फैली हुई है, ऐसी कोई चीज बनाई जा रही है जिसमें से गंदी बदबू आ रही है, कोई भी मृत पदार्थ पड़ा हुआ है, गंदगी पड़ी हुई है, अस्पतालों का जो जैविक अपशिष्ट है वो पड़ा हुआ है, तो सब न्यूसेंस की श्रेणी में। इसको रोकने का अधिकार धारा 250 के अंतर्गत राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009 की धारा 250 ने नगर पालिका को दे रखा। तो न्यूसेंस की जो परिभाषा है वो धारा 2 में दी गई है। न्यूसेंस की परिभाषा जो है वो धारा 2 में दी गई है और न्यूसेंस को रोकने का अधिकार जो है वो धारा 250 के अंतर्गत आता है। राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009 की धारा 250 रट लो। न्यूसेंस, न्यूसेंस की परिभाषा धारा 2 और न्यूसेंस को रोकने का अधिकार धारा 250, इसे अपराध की श्रेणी में रखा जाता है। और इस तरह के जो न्यूसेंस होते हैं, कोई भी विस्फोटक रखना, विस्फोटक बनाना, अनैतिक कार्य करना, अनैतिक कार्य करवाना, इसके अलावा कोई गंदगी फैलाना, किसी तरह से धूल धुआं उड़ाना, तेज आवाज में डीजे चलाना, अपने घर में ऐसे जानवर पालना जो कि हानिकारक होते हैं, स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, कोई ऐसा कार्य कर रहे हैं आप, जीवन के लिए खतरा है, तो ये सारी चीजें न्यूसेंस के अंतर्गत आती हैं। तो राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009 की धारा 250 बताती है इसे कि ये जो चीजें जीवन, स्वास्थ्य, संपत्ति के लिए हानिकारक है वो सब न्यूसेंस की श्रेणी में आएंगे। नगरपालिका संपत्ति की सूची और मानचित्र से संबंधित कथनों में से सत्य कथन का चयन करें। नगरपालिका उन सभी अचल संपत्तियों की एक सूची और एक नक्शा बनाए रखेगी जो उसमें निहित हैं, उससे संबंधित या उसके द्वारा अर्जित की गई हैं। मुख्य नगरपालिका अधिकारी अचल संपत्ति सूची में यदि कोई परिवर्तन तो उसका एक वार्षिक विवरण तैयार करेगा, उसे केंद्र सरकार को भेजेगा। तो राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 की कौन सी धारा बताती है नगरपालिका की सूची और मानचित्र से संबंधित कथन? तो ध्यान रखना आप लोग, राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 की धारा 74, धारा 74 हमें बताती है, धारा 74 का संबंध किससे है? नगरपालिका की संपत्ति और की सूची और मानचित्र से संबंध किसका है? धारा 74। राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 की धारा 74 का संबंध किससे है? नगरपालिका संपत्ति की सूची और मानचित्र से संबंधित है। तो धारा 74 याद रखो, नगरपालिका कि जो भी संपत्ति होगी वो और उसका जो मानचित्र तैयार किया जाना होगा वो, तो नगरपालिका उन सभी अचल संपत्तियों की सूची एक नक्शा बनाए रखेगी जो उसमें निहित हैं, उससे संबंधित है, उसके द्वारा अर्जित की गई। बिल्कुल सही है, तो पहला ऑप्शन हमें सही दिखाई देता है। तो राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 की धारा 74 के अनुसार दिया गया ऑप्शन में से हमें पहला ऑप्शन सही है। अब दूसरा ऑप्शन दिया, मुख्य नगरपालिका अधिकारी अचल संपत्ति की सूची में यदि कोई परिवर्तन तो उसका एक वार्षिक विवरण तैयार करेगा। यहां तक तो सही है, लेकिन उसको केंद्र सरकार को भेजेगा, ये गलत है। वो किसको देगा? नगरपालिका को देगा। और नगरपालिका किसको देगी? राज्य सरकार को देगी। तो दूसरा ऑप्शन हमारा गलत हो जाता है। तो दोनों सत्य है भी गलत है, केवल एक आंसर यहाँ सही दिखाई दे रहा है, आंसर एक। तो राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 की धारा 74 के अनुसार हमारा जो ऑप्शन है वो एक सही है कि धारा 74 के अनुसार नगरपालिका उन अपनी सभी अचल संपत्तियों की सूची और नक्शा बनाए रखेगी और उसमें अगर कोई परिवर्तन होता है तो उसका में वार्षिक परिवर्तन करेगी। और परिवर्तन करने के बाद मुख्य नगरपालिका अधिकारी वो परिवर्तन जो है वो किसको देगा? वो देगा नगरपालिका। और नगरपालिका किसको देगी? वो नगरपालिका दे देगी राज्य सरकार को। तो राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 की धारा 74 हमें यहां पर बताती है। तो आप लोगों को धारा याद करना है, धारा याद करवाने का की जिम्मेदारी मेरी है। मैंने क्वेश्चन दे रखे हैं, धाराओं से संबंधित बहुत ज्यादा क्वेश्चन हैं, योजना से संबंधित भी हैं, रूल से संबंधित भी हैं, लेकिन धाराओं से संबंधित क्वेश्चन ज्यादा है। तो राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 की, अब यहाँ पर आ जाते हैं, नगरीय भूमि और संपत्तियों के अभिलेखों का संरक्षण संधारण का संबंध निम्नलिखित में से किस धारा से है? धारा 175, धारा 79, धारा 176, इनमें से कोई नहीं। राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 की किस धारा से संबंधित है? नगरीय संपत्ति भूमि भू संपत्तियों के अभिलेखों का संधारण का संबंध निम्नलिखित में से किससे है? तो राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 की धारा क्या 175 के साथ संबंध है?
क्या 176 के साथ संबंध है या धारा 79 के साथ संबंध है, धारा इनमें से कोई नहीं है। तो हमारा इसमें उत्तर क्या होगा, हमें ये देखना है। तो सबसे पहले हम देखते हैं धारा 79, राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009 की धारा 79, राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009 की धारा 79। धारा 79 हमें क्या बताती, बाकी धाराएं क्या बताती हैं, इससे हमको देखना होगा। तो राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009 की किस धारा के अंतर्गत दिया गया है, नगरीय भूमि और संपत्तियों के अभिलेखों का संरक्षण या संधारण का संबंध निम्नलिखित में से किसके साथ है। सबसे पहले हम देखते हैं धारा 79। धारा 79 का संबंध किससे, धारा 79 का संबंध है नगर पालिका निधि से। नगर पालिका निधि से संबंध किसका, धारा 79 का। तो ये ऑप्शन हमारा हो जाता है गलत। राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009 की धारा 79 का संबंध है नगर पालिका निधि। नगर पालिका निधि का संबंध किससे, धारा 79 से। तो ये ऑप्शन हमारा गया गलत। तो ये ऑप्शन हमारा नगरीय भूमि और संपत्तियों के अभिलेखों के संरक्षण से या संधारण से नहीं है, यानी कि नगरीय भूमि और संपत्तियों की जो रिकॉर्ड्स होते हैं उनका जो संरक्षण होता है, संधारण होता है, उनका मेंटेनेंस जो होता है वो धारा 79 से संबंधित नहीं है। तो राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009 की धारा 79 में क्या दिया हुआ, नगर पालिका निधि की बात की गई है। तो ये हमारा ऑप्शन बिल्कुल सही नहीं बैठता है। हम अगला देखते हैं धारा 175 और धारा 176। तो धारा 175 और धारा 176 में क्या दिया हुआ है, धारा 175 हमें बताती है नगर पालिका की पुनर्विकास योजनाओं के बारे में। तो ये भी ऑप्शन गलत है। नगर पालिका की पुनर्विकास योजना है 175 से संबंधित, ये ऑप्शन हो जाता है हमारा गलत। अब हमारे सामने दो ऑप्शन है सी और डी। सी में दिया हुआ धारा 76, क्या ये हमारा सही आंसर है, या डी दिया हुआ इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई एक हमारा आंसर सही होगा। तो राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009 की धारा 176 बताती नगर पालिका को अनुमोदन के लिए परियोजना और योजना प्रस्तुत करना, यानी ये ऑप्शन भी गलत हो गया। तो हमारे सामने ऑप्शन है नगरीय भूमि और संपत्तियों के अभिलेखों का संरक्षण या संधारण या मेंटेनेंस का संबंध किस धारा से है। तो इसका संबंध है, यहाँ अगर हम क्वेश्चन पेपर देखते हैं तो वहां हमको दिखता है इनमें से कोई नहीं। इनमें से कोई नहीं तो ठीक है, लेकिन कोई तो धारा होगी। तो धारा है 75, यानी राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009 की धारा 75। धारा 75 हमें बताती नगरीय भूमि और संपत्तियों के अभिलेखों संरक्षण संधारण का संबंध किस धारा से, धारा 75 से है। तो राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009 की धारा 75 हमें बताती है कि नगर पालिका समस्त नगरीय भूमि और संपत्तियों के अभिलेखों, जिसमें निजी संपत्ति भी शामिल होगी, जी हाँ, जिसमें निजी संपत्ति भी शामिल होगी, उनके अभिलेखों या रिकॉर्ड का जो मेंटेनेंस होगा, जो संधारण होगा, जो संरक्षण होगा, वो करेगी धारा 75 के अनुसार। तो नगरीय भूमि और संपत्ति जिसमें निजी संपत्ति भी शामिल है, उन सबका मेंटेनेंस कौन कर रहा है, राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009 की धारा 75 के अनुसार नगर पालिका। नगर पालिका का उसमें कर्तव्य है, चाहे शक्ति कह लो, चाहे अधिकार कह लो, चाहे उसकी मजबूरी कह दो, उसको करना होगा। राजस्थान नगर पालिका अधिनियम, इस अधिनियम मतलब की बात जहां भी जहां लिखा हो इस अधिनियम मतलब राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009, तो मैं सीधे पढ़ता हूं राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009, यानी कि इस अधिनियम यानी राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009 की धारा 71। अब धारा 71 का ऑपरेशन हमको करना, धारा आप कहेंगे सर आपने तो धाराएं इतनी ज्यादा करा दी हैं कि, लेकिन मजबूरी है बेटा, धारा कर लो, धारा कर लोगे बाकी चीजें हो जाएंगी। तो धारा 71 के संदर्भ में सत्य कथन चुनिए। राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 155 का अधिनियम संख्या 15 की धारा 71 ए, धारा 71 ए के तहत नगर पालिका के निपटान में रखी गई समझी गई कोई भी भूमि व्यक्ति को नगर पालिका द्वारा आवंटन या नियमितीकरण के लिए उपलब्ध होगी। पहला ऑप्शन। दूसरा ऑप्शन हम देखते हैं उपधारा 1 के तहत वसूल किए गए शुल्क को केंद्र सरकार की संचित निधि में जमा किया जाएगा। तो यहां हम देखते हैं नगर पालिका का किसका विषय है, राज्य सरकार का, राज्य सूची का विषय है। अब राज्य सूची का विषय है तो केंद्र सरकार को तो कुछ देने का सवाल ही नहीं, केंद्र से ले सकते हैं, दे नहीं सकते। तो दूसरा ऑप्शन तो हमको सीधे सीधे गलत दिखाई दे रहा है, क्योंकि यहाँ केंद्र आ गया, केंद्र की जगह यहाँ अगर राज्य होता तो हम सोच में पड़ जाते क्या ये सत्य है नहीं है, तो यहाँ पर हमें सीधा दिख गया सत्य। अब राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 155 का अधिनियम संख्या 15 की धारा 71 ए, क्या 71 ए सही है, तो ये गलत है, ये होगा 90। तो यहां आप लोग ध्यान रख लेना,
धारा 90A के तहत नगर पालिका के निपटान में रखी गई समझी गई कोई भी भूमि व्यक्ति को नगर पालिका द्वारा आवंटन या नियमितीकरण के लिए उपलब्ध होगी। तो उसका उत्तर क्या होगा? 90A। ध्यान रखना 90 होगा ना कि 71 है। तो राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009 की धारा 71 धारा 71 जो हमें बता रही है वो हमें बता रही है कि 90A। दूसरा, जो केंद्र की संचित निधि बताई है, ये केंद्र की संचित निधि में शामिल नहीं होगा, ये होगा या तो राज्य सरकार की संचित निधि में शामिल होगा या नगर पालिका की निधि में शामिल होगा। जो भी पैसा होगा, जो वसूल किया गया शुल्क होगा, वो या तो राज्य सरकार की संचित निधि में शामिल होगा या नगर पालिका की निधि में शामिल होगा। तो दोनों ऑप्शन गलत है। तो यहाँ पर हमारा उत्तर क्या आ जाता है? सभी असत्य हैं। तो केवल एक गलत है, केवल दो गलत है, दोनों असत्य हैं। हमारा सही उत्तर क्या है दोस्तों? सभी असत्य हैं। यानी कि धारा 90A के तहत कोई भी भूमि आवंटन या नियमितीकरण के लिए उपलब्ध होगी। पहली चीज, राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009 की धारा 71 हमें बताती है कि धारा 90A के तहत भूमि उपलब्ध होगी। दूसरा, जो पैसा वसूल किया जाएगा वो केंद्र सरकार की संचित निधि में नहीं जाएगा, वो केंद्र सरकार की संचित निधि में नहीं जाएगा, वो किसकी जाएगा? राज्य सरकार की संचित निधि में जाएगा या फिर नगर पालिका की निधि में जाएगा। तो ये हमारा क्वेश्चन था। इसमें हम लोग देखते हैं दोनों ही कथन असत्य हैं। निम्नलिखित कथनों में से सत्य कथन चुनिए। निम्नलिखित कथनों में से सत्य कथन चुनिए। धारा 82 लोकहित में नगर पालिका निधि से अस्थायी भुगतान या संदाय, इस संदाय हेतु राज्यपाल की विशेष स्वीकृति आवश्यक है। तो राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009 की धारा 82 हमें क्या बताती है? देखिए, सीधी बात है, लोकहित में नगर पालिका निधि से अस्थायी भुगतान या संदाय, यानी कि कोई पेमेंट करना है हमें लोकहित में। निम्नलिखित कथनों में से सत्य कथन चुनिए। तो यहाँ दिया है धारा 82 के अनुसार लोकहित में नगर पालिका निधि से अस्थायी भुगतान या संदाय, क्या ये सत्य है असत्य, इसको हम देखते हैं। दूसरा, धारा 82 द्वारा इस संदाय हेतु राज्यपाल की विशेष स्वीकृति आवश्यक है, क्या एक सही है, दो सही है, दोनों सत्य हैं, दोनों असत्य। तो यहाँ हमको थोड़ा सा इसका ऑपरेशन करना है। धारा 82 का, राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009 की धारा 82 हमको बताती है कि लोकहित में नगर पालिका तत्काल नगर पालिका निधि में से अस्थायी पेमेंट कर सकती है राज्य सरकार के लिखित आदेश पर। मुख्य नगर पालिका अधिकारी जो होगा वो कर सकता है, इसमें राज्यपाल का कहीं भी हस्तक्षेप नहीं होगा। यानी धारा 82 क्या बताती है? लोकहित में कोई भी पेमेंट जो होगा वो राज्य सरकार के लिखित आदेश पर मुख्य नगर पालिका अधिकारी तुरंत कर देगा। किसके निर्देश पर? राज्य सरकार के लिखित आदेश या निर्देश पर, उसमें राज्यपाल का कोई शामिल नहीं होगा। तो ये कथन तो गलत हो गया। अब हम देखते हैं धारा 2। धारा 82 लोकहित में नगर पालिका से अस्थायी भुगतान का या संदाय का प्रबंधन करती है, बिल्कुल सही है। तो यहाँ आप लोग एक बात ध्यान रखना, धारा 81 और धारा 82, धारा 81 ने क्लियर किया हुआ है। धारा 81 क्लियर बताती नगर पालिका निधि से जब तक कोई पेमेंट नहीं किया जाएगा, जब तक कोई संदाय नहीं किया जाए, तब कि वो बजट अनुदान में शामिल ना हो। चलो छोड़ दी बात। लेकिन धारा 82 ने बता दी लोकहित में नगर पालिका निधि से अस्थायी भुगतान या संदाय किया जा सकता है राज्य सरकार के निर्देशानुसार। राज्य सरकार जब बोलती है तो उसके अनुसार कौन कर सकता है? नगर पालिका अधिकारी कर सकता है, मुख्य नगर पालिका अधिकारी कर सकता है, और निधि से डायरेक्ट पेमेंट कर देगा धारा 82 के अनुसार। तो इसमें हमें आंसर दिखाई दे रहा है, केवल एक कथन सही है। यानी सही उत्तर हमारा क्या है? राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009 की धारा 82 में कथन 1 सत्य है और कथन 2 गलत है। तो ये हमने देखा अपना क्वेश्चन नंबर 13। अब हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पे। नगरीय भूमि और संपत्ति के अभिलेखों का संधारण का संबंध किससे? राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009 की धारा से संबंधित है। तो यहाँ सीधे सीधे हम देखते हैं धारा 75, धारा 56, धारा 90, धारा 19। राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009 की कौन सी धारा हमको बताती है? तो राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009 की कौन सी धारा बताती है? नगरीय भूमि और संपत्ति के अभिलेख या रिकॉर्ड्स का जो संधारण या मेंटेनेंस है, जो उसको बचा कर रखना होता है, वो किस धारा से संबंधित? धारा 75 है, धारा 90 है, धारा 56 है, या धारा 19 से इसका संबंध है?
तो सबसे पहले हम सभी धाराएं देख लेते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं धारा 90। धारा 90 का संबंध किससे है? तो धारा 90 का संबंध है लेखाओं का संधारण। लेखा जो होते हैं, अकाउंट्स जो होते हैं, उनका मेंटेनेंस करने का संबंध है धारा 90 से, यानी कि ये ऑप्शन हमारा हो जाता है गलत। धारा 90 का संबंध किससे है? लेखाओं या अकाउंट्स का संधारण या संरक्षण या मेंटेनेंस से संबंधित है धारा 90 का, तो ये ऑप्शन हमारा हो गया गलत। राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009 की धारा 90 का संबंध है अकाउंट से, तो ये हमारा गलत हो गया। दूसरा हम देखते हैं धारा 56। धारा 56 हमें बताती है कि समितियों, सदस्य जो होते हैं वो समितियों के सदस्य भी हो सकते हैं, लेकिन सदस्यों से भिन्न व्यक्ति समितियों में कब कार्य कर सकते हैं, यानी कि जो व्यक्ति सदस्य नहीं है नगर पालिका का, वो समिति में का सदस्य कैसे बन सकता है? धारा 56, तो ये ऑप्शन भी हमारा हो जाता है गलत। तो राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009 की धारा 56 बताती है कि सदस्यों से भिन्न व्यक्ति समितियों में किस प्रकार काम कर सकते हैं। यह धारा 56 किस प्रकार काम कर सकते हैं ये भी मैं आपको बता देता हूँ कि नगर पालिका के कुल सदस्यों के आधे सदस्यों के समर्थन से इनको, कोई भी व्यक्ति को समितियों में सदस्य बनाया जा सकता है, समितियों का सदस्य बनाया जा सकता है। अब धारा 19 देख लेते हैं। धारा 19 का संबंध किससे? धारा 19 बताती है कि सभी कर्मचारी और जो होंगे राज्य निर्वाचन आयोग की जो मदद करने आएंगे तो उनको प्रतिनियुक्ति पर माना जाएगा, यानी कि राज्य अधिकारियों और कर्मचारियों को राज्य निर्वाचन आयोग में जब काम पर लगाया जाएगा तो प्रतिनियुक्ति पर माने जाएंगे। प्रतिनियुक्ति का मतलब होता है किसी विशेष कार्य। तो यहाँ हमें दिखाई दे रहा है केवल एक ऑप्शन, धारा 75। राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009 की धारा 75 का संबंध किससे? धारा 75 का संबंध है नगरीय भूमि और संपत्तियों के अभिलेखों का संधारण या संरक्षण या मेंटेनेंस से संबंध किसका? धारा 75। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आ सकता है एग्जाम में, आप इसको याद कर लीजिए। तो नगर पालिका समस्त नगरीय भूमि और संपत्तियों के अभिलेखों और निजी संपत्ति भी शामिल होगी, उसका मेंटेनेंस शामिल करेगी, यानी कि इसमें निजी संपत्ति भी शामिल होगी, सरकारी भूमि सरकारी संपत्ति होगी, निजी संपत्तियों का भी सारा रिकॉर्ड कौन रखेगी? धारा 75। राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009 की धारा 75, ये हमारा बिल्कुल सही उत्तर। राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009 की धारा 75। तो 14 क्वेश्चन हम लोगों ने देख लिए। अब लोग आते हैं अगले क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 15। राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009 की धारा 75 देख ली, धारा 90 देख ली, धारा 56 देख ली, धारा 19 देख ली। चारों धाराएं देखी, चारों को आपने 19 में क्या दिया हुआ, 90 में क्या दिया है, 56 में क्या दिया हुआ, 75 में तो संधारण दिया ही दिया है, जबकि 90 में भी संधारण दिया है, लेकिन वो संधारण किसका है? अकाउंट्स का, यानी कि जो लेखाओं का संधारण है वो 90 में है और जो नगरीय भूमि और संपत्तियों के अभिलेखों का संधारण है वो 75 में। स्थावर नगर पालिका संपत्ति की तालिका और मानचित्र का संबंध किस धारा से? राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009 की किस धारा का संबंध स्थावर नगर पालिका की तालिका और मानचित्र का संबंध है? तो हम सीधे सीधे देखते हैं धारा 74। धारा 74 के अनुसार राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009 की धारा 74 के अनुसार नगर पालिका संपत्ति की तालिका और मानचित्र बनाकर रखेगी। राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009 की धारा 74 के अनुसार नगर पालिका जो है वो अपनी संपत्ति की एक तालिका यानी सूची, एक पूरा का पूरा उसकी जो एक लिस्ट होती है वो बना के रखेगी, उसका मानचित्र बनाकर रखेगी और वार्षिक आधार पर उस पर परिवर्तन करेगी। और उसमें कोई भी परिवर्तन होता है तो हर साल वार्षिक आधार पर हो, ये नहीं कि 2 दिन में 3 दिन में कर दी, वार्षिक आधार पर परिवर्तन हो। धारा 74 है, जबकि ये धाराएं सभी अलग हो जाती हैं। जैसे धारा 56 का संबंध किससे बताया गया है? धारा 56 अलग हो गई, धारा 90 अलग हो गई, धारा 19 अलग हो गई। तो यहाँ पर हम देखते हैं धारा 74 का संबंध किससे है? सीधा सीधा धारा 74 का संबंध है नगर पालिका संपत्ति की तालिका और मानचित्र का संबंध है धारा 74 से। तो धारा 74 के अनुसार, धारा 74 के अनुसार एक बात आप लोग ध्यान रखना कि धारा 74 जो है उसमें जो भी परिवर्तन होगा, जिस तरह से भी जो परिवर्तन होगा वार्षिक आधार पर होगा। इसमें निजी संपत्तियों की तालिका और मानचित्र भी शामिल होगा। ये दोनों चीजें आप अच्छे से याद रखना। तो ये दोनों चीजें हम लोग करते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं 16 नंबर। इंदिरा रसोई योजना में क्या नारा दिया गया है? कोई भूखा ना रहे, कोई भूख पर प्रहार, कोई भूखा ना सोए, इनमें से कोई नहीं। तो राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009 की इंदिरा रसोई योजना में क्या नारा दिया गया है? तो सीधी बात है, 20 अगस्त 2020 से जो ये योजना प्रारंभ हुई है, 2 अगस्त 2020 से ये योजना प्रारंभ हुई है। योजना अन्नपूर्णा अन्न योजना के स्थान पर प्रारंभ हुई। इसमें हम लोग देखते हैं कि
वैन के स्थान पर पक्की रसोइयों में बना भोजन, पौष्टिक भोजन इज्जत पूर्वक सम्मान पूर्वक दिया जा रहा है। 25 रुपये एक थाली पर खर्चा हो रहा है, उसमें से 17 रुपये सरकार देती है, 8 रुपये आपसे लेती है। तो ये है इंदिरा रसोई योजना, जिसमें भूख पर काबू पाना है। इसमें भूख पर प्रहार किया गया है, सही है, लेकिन इसमें नारा ये नहीं दिया गया, यानी भूख पर प्रहार है, भूख को मारने की बात करी गई है, लेकिन भूख पर प्रहार इसका नारा नहीं है। कोई भूखा ना सोए, कोई भूखा ना रहे, कोई भूखा ना रहे, ये सत्य बात है कि ये कोई भूखा ना रहे, लेकिन इसमें नारा ये नहीं दिया गया। नारा तो एक ही दिया जा सकता था, तो वो नारा है कोई भूखा ना सोए। राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009 की सॉरी इंदिरा रसोई योजना जो है वो कोई भूखा ना सोए, इस नारे के साथ इसको प्रारंभ किया गया है। कोई भूखा ना सोए, इसमें सुबह 8:30 बजे से 1 बजे तक आपको सुबह का खाना और शाम को 5 बजे से 8:30 बजे तक रात का खाना मिलता है, मात्र 8 रुपये में। सरकार की लागत कितनी होती है? 25 रुपये होती है। तो 8 रुपये आपसे लेकर 17 रुपये सरकार देती है। और इसके लिए जो बजट में प्रावधान किया गया था 2022 में, वो 100 करोड़ साल का था, और 2023 से जो बजट है वो उसमें 700 करोड़ को वार्षिक का प्रावधान कर दिया। नहीं, 700 करोड़ हर साल सरकार इस योजना पर, सिर्फ इस योजना पर वो खर्च करने वाली है, 700 करोड़। और नारा क्या दिया है? कोई भूखा ना सोए। तो इंदिरा रसोई योजना में क्या नारा दिया गया है? नारा दिया गया है कोई भूखा ना सोए। कब से प्रारंभ हुई? 20 अगस्त सन 2020 से ये प्रारंभ हुई। तो कोई भूखा ना सोए, ये नारा इसमें दिया हुआ है। इंदिरा रसोई योजना किसके स्थान पर स्टार्ट प्रारंभ की गई है? अन्नपूर्णा अन्य योजना। दूसरी बात, एक बात और ध्यान रखना, इसमें पक्की रसोइयों में खाना मिलेगा। आपको खाने का टाइम जो है वो 8:30 से 1 बजे तक दोपहर का खाना है, और रात का खाना 5 से 8:30 है। कोई भूखा ना सोए, ये इसका नारा है। पर प्लेट कॉस्ट कितनी है? 25 रुपये। पर प्लेट कॉस्ट 25 रुपये है, यानी 25 रुपये का खाना आपको दिया जा रहा है मात्र 8 रुपये में। 17 रुपये सरकार अपनी जेब से इसमें दे रही है। अब हम अगले क्वेश्चन पर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 17। राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009 में वर्णित राज्य वित्त आयोग की चर्चा किस धारा में है? राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009 की किस धारा में राज्य वित्त आयोग की चर्चा की गई है? तो यहाँ हम देखते हैं राज्य वित्त आयोग। राज्य वित्त आयोग की चर्चा किस धारा में दी गई? धारा ए दी है, सॉरी ए नंबर दिया है धारा 76, बी दिया है धारा 78, डी दिया है धारा 74, या इनमें से कोई नहीं। राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009 की धारा 76, धारा 78, धारा 74, या इनमें से कोई नहीं। तो राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009 में वर्णित राज्य वित्त आयोग की चर्चा किस धारा में दी गई है? क्या धारा 76 में दी गई है? क्या धारा 74 में दी गई है? धारा 78 में दी गई है? इनमें से कोई नहीं। तो आप देखिए, 4 ऑप्शन हमारे सामने दिए जा रहे हैं, धारा 76, धारा 78, धारा 74, और इनमें से कोई नहीं। राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009। तो यहाँ देखते हैं हम धारा 78। धारा 78 का संबंध किससे है? धारा 78 का संबंध है राज्य सरकार द्वारा नगर पालिका की वित्तीय सहायता से। संबंध किसका है? धारा 78 का। धारा 78 का संबंध किससे? राज्य सरकार द्वारा नगर पालिका की वित्तीय सहायता अनुदान से। तो ये ऑप्शन हो जाता है हमारा गलत। अब हमारे सामने 3 ऑप्शन बचते हैं, धारा 76, धारा 74, और इनमें से कोई नहीं। तो धारा 74 और धारा 76 और इनमें से कोई नहीं, 3 ऑप्शन है, 3 ऑप्शन क्लैश कर रहे हैं। आप लोग भी दिमाग लगाइए, मैं भी दिमाग लगाता हूँ। 1 मिनट का 10 सेकंड का टाइम लेते हैं। धारा 76 क्या है, धारा 74 क्या है, इनमें से कोई नहीं। तो राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009 की धारा 74, धारा 74 बताती है हमको नगर पालिका की अचल संपत्ति की सूची और नक्शा। धारा 74 बताती है हमें नगर पालिका की अचल संपत्ति की सूची और नक्शा। तो ये भी हमारा गलत हो जाएगा। अब हम देखते हैं धारा 76, राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009 की धारा 76। धारा 76 हमें बताती है राज्य वित्त आयोग के बारे में। राज्य वित्त आयोग की चर्चा जो की गई है वो की गई है धारा 76 में। राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009 की धारा 76। धारा 76 हमें बताती है राज्य वित्त आयोग, यानी कि नगर पालिका की वित्तीय स्थिति का पुनर्विलोकन राज्य वित्त आयोग करता है। वित्त आयोग की सलाह पर राज्य सरकार अपने द्वारा लगाए गए करों में से कुछ भाग जो है वो नगर पालिका को देती है। तो इसमें आप लोगों का ध्यान रखना कि राज्य वित्त आयोग की सलाह पर ही
राज्य सरकार अपने द्वारा लगाए गए करों में से जो भी कुछ भाग होता है वो नगर पालिका को देती है। तो राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009 की धारा 76 हमें बताती है। इसके अलावा वित्त आयोग की, राज्य वित्त आयोग की सलाह पर ही राज्य की संचित निधि में से जो अनुदान या वित्तीय सहायता नगर पालिका को दी जाती है वो राज्य वित्त आयोग की सलाह पर दी जाती है। इस राज्य वित्त आयोग का जो वर्णन है वो गठन जो है वो धारा 76 से संबंधित है। राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009 की धारा 76 हमें बताती है राज्य वित्त आयोग की चर्चा के बारे में। इसके बारे में जो भी है वो धारा 76 में दिया हुआ है। तो 17 क्वेश्चन हमारे यहाँ हो गए हैं। अभी हमारे पास 23 क्वेश्चन बाकी हैं। राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009 में वर्णित भूमि का अनिवार्य अर्जन जो धारा 70 से संबंधित है। 70 के अंतर्गत नगर पालिका जो है भूमि का अनिवार्य रूप से अर्जन कर सकती है। हम देख रहे हैं इसमें भूमि अनिवार्य अर्जन किस वर्ष का लागू होता है, 1820 का, 1870 का, 1894 का, 1812 का। तो सबसे पहले तो हम देखते हैं ये कानून जो है अंग्रेजों के समय में बना था। तो सबसे बड़ी चीज है, मैं आपको इसका डायरेक्ट आंसर बता देता हूं, इसमें हमें ज़्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009 की धारा 70 में जो अनिवार्य भूमि का अर्जन किया जाना है वो 1894 का है। यानी 1894 में जो लैंड एग्जीक्यूशन एक्ट बना था वो धारा 70 के तहत राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009 में शामिल किया गया है। भूमि का अनिवार्य अर्जन यानी किसी विशेष प्रयोजन के नगर पालिका के अनुरोध पर राज्य सरकार केंद्रीय अधिनियम 1894 केंद्रीय भूमि अधिग्रहण अधिनियम 1894 के तहत उचित मुआवजा देकर भूमि का अनिवार्य अर्जन कर सकती है। यानी कि नगर पालिका के अनुरोध पर राज्य सरकार केंद्रीय भूमि अर्जन अधिनियम 1894 के तहत उचित मुआवजा देकर भूमि का अनिवार्य रूप से अर्जन कर सकती है और वो नगर पालिका का उस पर अधिकार हो जाएगा। अब जो भूमि अधिग्रहण अधिनियम है, लैंड एग्जीक्यूशन एक्ट 1894, इसकी खास बात क्या है, इसका उपयोग करके सरकार निजी भूमि को भी अधिग्रहण कर सकती है। इसका उपयोग करके सरकार निजी भूमि को अधिग्रहण कर सकती है, लेकिन इसके अंतर्गत ये जरूरी है कि सरकार को मालिकों को क्षतिपूर्ति यानी मुआवजा देना आवश्यक है। क्षतिपूर्ति या मुआवजा देना आवश्यक है, ये भी ठीक है। अब एक चीज एग्जाम में पूछी जा सकती है जो कि मैं आपको बताऊं बहुत इंपॉर्टेंट है। ये एकमात्र ऐसा कानून है जो एक साथ भारत और पाकिस्तान दोनों जगह लागू होता है। ये सबसे बड़ी चीज है, यह आप लोग ध्यान रखना। आपसे पूछा जा सकता है ऐसा राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009 की धारा 70 के अनुसार ऐसा कौन सा कानून है जो एक साथ भारत और पाकिस्तान दोनों जगह लागू होता है। तो ध्यान रखना 1894 का जो केंद्रीय भूमि अधिग्रहण अधिनियम है, केंद्रीय भूमि अधिग्रहण अधिनियम, केंद्रीय भूमि अर्जन अधिनियम भी बोलते हैं, केंद्रीय भूमि अधिग्रहण अधिनियम भी बोलते हैं। ये एक साथ भारत और पाकिस्तान दोनों जगह लागू होता है। नहीं, भारत सरकार ने भी इसको अपनाया है और पाकिस्तान सरकार ने भी इसको अपनाया। तो पाकिस्तान में बिना किसी प्रकार के चेंज के, बिना किसी परिवर्तन के इसको अपना लिया। भारत सरकार ने भी किसी भी प्रकार के परिवर्तन के बिना इसको अपना रखा है। और राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009 में धारा 70 के अनुसार जब भूमि का अधिग्रहण किया जाता है तो यही अधिनियम केंद्रीय भूमि अर्जन अधिनियम 1894 लागू होता है, जो एक साथ भारत और पाकिस्तान दोनों जगह पर मान्य है। तो दोनों जगह पर ये मान्य है। तो राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009 की धारा 70 के अनुसार ये मान्य, इंपॉर्टेंट है, वो काफी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जा सकता है। आप लोग ध्यान रखना 1894 के अनुसार होता है। 18 क्वेश्चन हमारे हो गए। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, राज्य वित्त आयोग की सिफारिशों के क्रियान्वयन का संबंध किस धारा से? धारा 76, धारा 77, धारा 78, इनमें से कोई नहीं। राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009 की किस धारा से संबंधित है? तो हम सबसे पहले धारा 76 का संबंध किससे है? इसमें सिर्फ राज्य वित्त आयोग की चर्चा की गई, इसमें राज्य वित्त आयोग के गठन का या चर्चा के बारे में, तो ये ऑप्शन हमारा गलत हो जाता है। उसके बाद हम देखते हैं
धारा 78 का संबंध किससे है? नगर पालिका को राज्य सरकार द्वारा वित्तीय सहायता। राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009 की धारा 78 क्या बताती है? नगर पालिका को राज्य सरकार द्वारा वित्तीय सहायता अनुदान। इसका संबंध किससे है? इसका संबंध है धारा 78 से। तो ये दो ऑप्शन गलत हो जाते हैं। अब हमारे सामने आता है धारा 77 और इनमें से कोई नहीं। तो धारा 77 का संबंध है राज्य वित्त आयोग की सलाह पर क्रियान्वयन करना। राज्य वित्त आयोग की सिफारिशों के क्रियान्वयन का संबंध किससे है? धारा 77 से। तो ये हमारा सही उत्तर क्या आता है? धारा 77। राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009 की धारा 77 हमारा सही उत्तर है। राज्य वित्त आयोग की जो भी सलाह होगी, जो भी सिफारिश होंगी, उनका क्रियान्वयन करना, ये संबंध है धारा 77 से। राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009 की धारा 77 हमको बताती है, धारा 77 तो धारा 77 के अनुसार हमें यहाँ पर ध्यान देना है कि राजस्थान राज्य वित्त आयोग की सिफारिशों के क्रियान्वयन का संबंध है धारा 77 से। यहाँ धारा 77 ने हमको एक चीज और बताई है कि जो भी राज्य वित्त आयोग की सलाह पर राज्य सरकार अपने शुल्कों में से या अपने टैक्सेस में से कुछ भाग नगर पालिका को देगी। इसके अलावा वो नगर पालिका को कुछ वित्तीय अनुदान भी देगी। किसकी सिफारिश पर? किसकी सलाह पर? वित्त आयोग की सलाह पर। राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009 की धारा 78 का संबंध है राज्य सरकार से प्रशासनिक सहायता, वित्तीय सहायता, मान्यता इनमें से कोई नहीं। तो हम देखते हैं राजस्थान नगर पालिका अधिनियम, यह हमारा 20वां क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। देखिए सीधी बात है, राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009 की धारा 78 सीधे सीधे एक बात बताती है, नगर पालिका को वित्तीय सहायता संबंध किसका है? धारा 78 से। 76 का संबंध है वित्त आयोग से, 77 का संबंध है उसकी सलाहों के क्रियान्वयन से, 78 का संबंध क्या है? राज्य सरकार द्वारा नगर पालिका को वित्तीय सहायता अनुदान देने से संबंधित है, धारा 78। याद कर लेना। नगर पालिका निधि का संबंध किससे? राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009 की किस धारा का संबंध नगर पालिका निधि से है? तो देखिए हम यहाँ देखते हैं धारा 79 का संबंध किससे? नगर पालिका निधि से। नगर पालिका निधि का संबंध है धारा 79। यानी नगर पालिका निधि नाम से एक निधि बनाई जाएगी। इसमें नगर पालिका द्वारा लगाए गए सारे कर वगैरह जो भी राजस्व के स्रोत होंगे उनके नाम से एक नगर पालिका निधि होगी। वो सारे पैसे उसमें उस निधि में डाले जाएंगे। धारा 79 के तहत जो नगर पालिका निधि बनेगी और सारे खर्चे जो भी व्यय होंगे वो इस निधि पर भारित होंगे। यानी कि कोई भी नगर पालिका का खर्चा होगा, पेमेंट होगा, बिल का भुगतान होगा, जो भी कार्य करना होगा वो इस नगर पालिका की निधि से दिया जाएगा। तो राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009 की धारा 79 बताती है हमें नगर पालिका निधि के बारे में। नगर पालिका निधि का संबंध किससे है? धारा 79 से। जबकि धारा 78 का संबंध किससे है? नगर पालिका को राज्य सरकार द्वारा वित्तीय अनुदान या सहायता से संबंध है, धारा 78 का। राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009 की धारा 78 का संबंध है वित्तीय सहायता जो दी जाती है। जबकि धारा 71 का संबंध किससे है? कुछ भूमियों का आवंटन और नियमन। नगर पालिका द्वारा कुछ खाली पड़ी भूमियों का जो आवंटन और नियमन होगा उसका संबंध है धारा 71 से। तो यहाँ पर हम आंसर देखते हैं, धारा 79 का संबंध किससे है? नगर पालिका की निधि से। नगर पालिका निधि नाम से एक निधि बनाई जाएगी, उसमें सारे राजस्व जो भी पैसा प्राप्त होगा वो उस निधि में डाला जाएगा और उस निधि में पैसा डालने के बाद जो भी खर्चे पानी होंगे वो सब उसी निधि से दिए जाएंगे। नगर पालिका निधि के उपयोग का संबंध किस धारा से? राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009 की किस धारा से नगर पालिका निधि के उपयोग का संबंध है? तो नगर पालिका की निधि का उपयोग का संबंध देखो, नगर पालिका निधि के गठन का संबंध है 78 से और धारा 80 का संबंध है इसके उपयोग से। यानी नगर पालिका निधि के उपयोग का संबंध है धारा 80 से। धारा 80 के अनुसार नगर पालिका के जो भी खर्चे होंगे, जो भी बिल होगा, जो भी पेमेंट होगा, एक निश्चित नियम के अनुसार धारा 80 के तहत नगर पालिका निधि से ये सारे खर्चे दिए जाएंगे। जो भी देय राशि होगी, जो भी होगा वो दिया जाएगा। जबकि धारा 81 में क्या बताती है? धारा 81 में बताती है कि नगर पालिका निधि से जब तक कोई भी पेमेंट नहीं किया जाएगा, जब तक कि वो बजट अनुदान में शामिल ना हो। तो हम लोगों ने एक आगे की धारा देखी, धारा 80। लेकिन धारा 82 हमें बताती है कि
लोक हित में अगर कोई काम करना है तो नगर पालिका निधि से तत्काल पेमेंट किया जा सकता है, यानी कि 80 बताती है कि कोई भी पेमेंट होगा नगर पालिका निधि से होगा। 81 में बताती है बजट अनुदान में यदि वो शामिल नहीं है तो वो पेमेंट नहीं किया जाएगा। लेकिन 82 ने हमको बता दी लोकहित के लिए अगर कोई पेमेंट जरूरी है तो वो धारा 82 के अनुसार नगर पालिका निधि से किया जा सकता है। तो ये तीन हम लोगों ने लगातार देखिए 80, 81, 82। 80 बताती है नगर पालिका निधि के उपयोग का पूरा एक नियमावली कि किस तरह से इसका उपयोग किया जाएगा। 81 बताती है कि कोई भी पेमेंट तब तक मत करना जब तक कि वो बजट अनुदान में शामिल ना हो, ठीक है। लेकिन 82 ने हमको क्या लिख कर दे दिया, उसने एक साथ में बता दिया अगर कोई लोकहित का मामला है, जनहित का मामला है, क्योंकि हम लोकतांत्रिक हैं, गणतांत्रिक हैं, और सबसे बड़ी चीज़ है वसुधैव कुटुंबकम वाले देश में है जो दूसरों की मदद ही करता है। अभी तुर्की को भी देखिए हमने कितनी मदद की। तो सभी देश में जब भी आपदा आती है तो वो सब पूरी दुनिया भारत की तरफ ही देखती है। कोविड के टाइम में भारत ने मदद की, अभी तुर्की में भी भारत ने मदद की, आगे भी भारत मदद करता रहेगा। तो हम भारतीय लोग हैं, हमें गर्व होना चाहिए अपने ऊपर। हम लोग वर्ल्ड में इस वक्त सबसे ज़्यादा पावरफुल है, सबसे ज़्यादा हम लोगों की मान्यता, सबसे ज़्यादा हम लोगों की इज्जत है। तो यहाँ पर सीधे सीधे हमारी जो राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009 की धारा 82 बताती है कि लोकहित का मामला है तो आप उसको पेमेंट कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 22 क्वेश्चन हो गए, 23 क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। नगर पालिका निधि में से तब तक राज्य का संदाय नहीं किया जाए जबकि बजट अनुदान में शामिल ना हो, यह कथन किस धारा से है? तो ये हमें बताती है राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009 की धारा 81। अभी भी हमने चर्चा की थी। धारा 80 हमें बताती है नियम से, और धारा 81 में बताती है कि नगर पालिका निधि में से तब तक कोई पेमेंट नहीं किया जाएगा जब तक कि वो बजट अनुदान में शामिल ना हो। लेकिन 82 हमको तुरंत बता देती है कि अगर ये मामला किसी भी प्रकार से लोकहित से जुड़ा है तो तुरंत संदाय या पेमेंट किया जा सकता है। लोकहित में तत्काल अपेक्षित संक्रमणों के लिए नगर पालिका निधि में से अस्थायी संदाय का प्रावधान किससे? धारा 82 से। धारा 82 इसका सही उत्तर है। जबकि धारा 80 हमें बताती है सिर्फ निधि के बारे में, और धारा 82 हमें 81 बताती है कि कोई भी पेमेंट तब तक नहीं किया जाएगा जब तक कि वो बजट अनुदान में शामिल ना हो। लेकिन लोकहित में तत्काल संक्रमणों के लिए नगर पालिका निधि में से अस्थायी संदाय का उल्लेख किससे है? धारा 82 से। तो धारा 82 हमको यहाँ पर बताती। तो हमने 80, 81, 82। अब आप कहेंगे सर आपने लाइन से क्वेश्चन दे दी, क्या रीजन है? तो मैं आपको बता दूं 80, 81, 82 में से एक क्वेश्चन आना तय है। ये बात आप मान कर रखना, एक क्वेश्चन आना तय है, इसलिए मैंने इसको लाइन से दे दिया ताकि आप लोगों को याद रहे। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। इस अधिनियम की किस धारा में नगर पालिका की सीमाओं के बाहर व्यय उपगत करने की छूट दी गई है? राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009 की किस धारा के अनुसार? तो सीधी इसमें हम लोग देखते हैं धारा 83। धारा 78, 80 या 178 छोड़ दीजिए आप, धारा 83 राज्य सरकार की अनुमति से नगर पालिका, ध्यान रखना धारा 83 क्या बताती है? धारा 83 हमें सीधे सीधे एक बात बताती है। धारा 83 बताती है कि राज्य सरकार की अनुमति से, मैं बार बार बोल रहा हूं, आप इस वर्ड को ध्यान रखें, राज्य सरकार की अनुमति से नगर पालिका को अधिकार होगा अपनी सीमाओं के बाहर कोई भी खर्चा करने की, किसी भी प्रकार के संबंधित कार्यों को करने हेतु व्यय कर सकती है, लेकिन धारा 83 के अनुसार राज्य सरकार की अनुमति से। विशिष्ट प्रयोजन के लिए नगर पालिका निधि का अनन्य उपयोग किस धारा में उल्लेखित है? राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009 की धारा 84 हमें बताती है कि विशिष्ट प्रयोजन के लिए नगर पालिका निधि का अनन्य उपयोग किया जा सकता है। इसका एक्सक्लूसिव उपयोग विशिष्ट प्रयोजनों के लिए किया जा सकता है। धारा 84 हमें बताती है। राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009 की धारा 84 हमें बताती है कि विशिष्ट प्रयोजनों के लिए नगर पालिका निधि का विशिष्ट उपयोग किया जा सकता है। राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009 की धारा 84 हमें बताती है। जबकि धारा 65 हमारे सामने ये क्या बताती है? धारा 65 हमें बताती है कि नगर पालिका की कोई भी संविदा या ठेके में, नगर पालिका के कोई भी संविदा या ठेके में हित या अपना फायदा लेने वाला कोई भी सरकारी कर्मचारी या अधिकारी अगर शामिल पाया जाता है तो उस पर कोई जुर्माना लगा दिया जाता है। ये धारा 65 का संबंध। धारा 65 हमें बताती है कि नगर पालिका के ठेके में यदि नगर पालिका का कोई भी अधिकारी या कर्मचारी लिप्त पाया जाता है और फायदा उठाता हुआ पाया जाता है तो उस पर किस प्रकार का जुर्माना लगाया जाएगा? यह धारा 65, राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009 की धारा 65। धारा 65 ने हमको बताया। धारा 78 में बताती है नगर पालिका को राज्य सरकार से वित्तीय सहायता। नगर पालिका को राज्य सरकार से वित्तीय सहायता हमें बताती है धारा 78। धारा 78 का संबंध किससे?
वित्तीय सहायता से। धारा 85 के संबंध किससे? खातों का संचालन, ये कि राज्य सरकार के जो भी खाते होंगे, निधि से जो भी भुगतान किया जाएगा वो एक नियमित तरीके से किया जाएगा, एक नियमित रीति से किया जाएगा। तो ये धारा 85। तो यहाँ पे हमें ऑप्शन मिल रहा है धारा 84, राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009 की धारा 84। लेखाओं का प्रचालन किस धारा से संबंधित? राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009 की किस धारा से संबंधित है लेखाओं का प्रचालन? राजस्थान नगर, 4 ऑप्शन दिए हुए हमें, 4 ऑप्शन में से एक ऑप्शन हमारा सही उत्तर होगा। राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009 की धारा 85। धारा 85 में बताती है खातों का या लेखाओं का प्रचालन, यानी कि नगर पालिका निधि में से कोई भी पैसा होगा वो एक निश्चित नियम और कानून के तहत ही दिया जाएगा। उसमें से जो पेमेंट है, भुगतान जो है वो राज्य सरकार द्वारा बनाए गए नियमों और रीतियों से ही किया जाएगा। तो धारा 85 यहाँ पर हमारा सही उत्तर है। राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009 की धारा 85 हमारा सही उत्तर आ जाता है। राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009 की धारा 85 में बताती है खातों के संचालन के विषय में। जबकि धारा 78 का संबंध किससे है? नगर पालिका को राज्य सरकार द्वारा दिए गए, नगर पालिका को राज्य सरकार द्वारा दी जाने वाली वित्तीय सहायता से। राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009 की धारा 78 हमें बताती है इससे। और धारा 87 हमें बताती है नगर पालिका का बजट प्राक्कलन तैयार करना। नगर पालिका का बजट प्राक्कलन या एस्टीमेट तैयार करना, धारा 87 हमें बताती है नगर पालिका का बजट प्राक्कलन या बजट एस्टीमेट तैयार करना। और धारा 90 क्या बताती है? लेखाओं का मेंटेनेंस या संधारण, यानी अकाउंट्स जो है, जो नगर पालिका के अकाउंट्स हैं उनका संधारण मेंटेन करना किससे है? धारा 90। तो लेखा का प्रचालन का संबंध किससे है? धारा 85 से। ये हमारा यहाँ पर सही उत्तर हो जाता है। सही उत्तर क्या है? लेखाओं का प्रचालन। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। 28 नंबर, अधिशेष धन के विधान का संबंध इस अधिनियम की किस धारा से? 86, 78, 90, 87। राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009 की धारा 86। धारा 86 में बताती है अधिशेष धन के विनिधान का संबंध। राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009 की धारा 86 हमें बताती है कि ऐसा धन, नगर पालिका के पास ऐसा धन जिसको तुरंत आवश्यकता नहीं है, जिसकी तुरंत खर्च करने की आवश्यकता नहीं है, तो वो धन नगर पालिका की निधि में जमा नहीं किया जाएगा। राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009 की धारा 86 में बताती है कि अधिशेष धन, जो फालतू पैसा है, उसको नगर पालिका की निधि में न डालकर विभिन्न बचत योजनाओं में डाला जाएगा ताकि वो पैसा बढ़ सके। तो राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009 की धारा 86 ने हमें सीधे सीधे एक बार बताया कि इसको निधि में न डालकर ऐसे उसमें व्यय किया जाएगा, उन बचत योजनाओं में निवेश किया जाएगा जहां से उस पैसे को फायदा हो। यानी कि अधिशेष धन जिसको तुरंत व्यय करने की या जिसकी तुरंत आवश्यकता नहीं है, उसको नगर पालिका निधि में डालकर वहीं के वहीं स्टक नहीं किया जाएगा, फ्रीज नहीं किया जाएगा, बल्कि उसको कुछ विभिन्न योजनाओं में, बचत निवेश योजनाओं में, ताकि पैसा बढ़ सके, डाला जाएगा। ये बताती है धारा 86। राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009 की धारा 86 हमें बताती है कि विभिन्न बचत योजनाओं में नगर पालिका को पैसा डालने का जो प्रावधान है वो किस धारा के अनुसार है? धारा 86 के अनुसार। क्वेश्चन इस तरह से भी पूछा जा सकता है कि नगर पालिका के अधिशेष धन को विभिन्न बचत योजनाओं में निवेश करने का जो प्रावधान है वो किस धारा के अनुसार है? तो धारा 86 के अनुसार। राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009 की धारा 86। हमारे 28 क्वेश्चन हो गए। हम लोग देखते हैं अगला 29 नंबर क्वेश्चन। नगर पालिका के बजट प्राक्कलन को तैयार करने संबंधी उपबंध किस धारा से? राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009 की किस धारा के तहत बजट प्राक्कलन तैयार किया जाता है? तो इसमें आंसर है धारा 87। धारा 87 के अनुसार बजट प्राक्कलन तैयार किया जाता है। राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009 की धारा 87 के अनुसार मुख्य नगर पालिका अधिकारी होता है, मुख्य नगर पालिका अधिकारी जो होता है वो 15 जनवरी से पहले नगर पालिका के बजट प्राक्कलन को तैयार करके नगर पालिका को प्रस्तुत कर देते हैं। और नगर पालिका का काम होगा कि 15 फरवरी से पहले उसको जांच करके राज्य सरकार को दे दे। तो राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009 की धारा 87 हमें बताती है कि मुख्य नगर पालिका अधिकारी 15 जनवरी से पहले बजट प्राक्कलन को तैयार करके नगर पालिका को सौंप देगा, नगर पालिका में प्रस्तुत कर देगा, और नगर पालिका उसको 15 फरवरी से पहले जांच करके अप्रूव करके राज्य सरकार को दे देगी। तो राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009 की धारा 87 बजट प्राक्कलन से संबंधित है और नगर पालिका इसे पारित करके राज्य सरकार को
दे देगी। तो ये धारा 87, राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009 की धारा 87। यहाँ पर हमारे सामने कुछ धाराएं और दी हुई हैं, जैसे धारा 98 दी हुई है। तो धारा 98 का संबंध किससे? धारा 98 का संबंध है लेखाओं की विशेष संपरीक्षा, स्पेशल ऑडिट ऑफ अकाउंट्स। धारा 98 का संबंध किससे? लेखाओं की विशेष संपरीक्षा, यानी कि लेखाओं का स्पेशल अकाउंट्स। तो ये है 29 क्वेश्चन। अब हम देखते हैं 30 क्वेश्चन। नगर पालिका के बजट प्राकलन की मंजूरी संबंधी उपबंध किस धारा में? राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009 की किस धारा में नगर पालिका की बजट प्राकलन की मंजूरी संबंधी उपबंध दिए गए? तो इसका सीधा सीधा आंसर हम लोग देते हैं धारा 88। धारा 88 में नगर पालिका की बजट प्राकलन की मंजूरी संबंधी उपबंध दिए गए। और सीधा सीधा एक बात बताइए, 87 में बताया गया 15 जनवरी से पहले बजट तैयार, प्राकलन तैयार हो जाएगा। और उसकी मंजूरी के लिए 88 बताती है कि नगर पालिका जो है वो 15 फरवरी से पहले पहले उसे मंजूर करके, उसको सब कुछ करके और तैयार करके राज्य सरकार को सौंप देगी। तो मंजूरी संबंधी जो उपबंध है वो धारा 88 संबंधित है, यानी 15 जनवरी तक तैयार किया जाएगा, 15 फरवरी से पहले पहले उसको चेक करके, देख के, समझ के, संशोधन करके राज्य सरकार को प्रस्तुत किया जाएगा। 30 क्वेश्चन। 31 क्वेश्चन हम देखते हैं। नगर पालिका के बजट अनुदान को परिवर्तित करने की शक्ति से संबंधित उपबंध किस धारा में दिया हुआ है? राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009 की धारा 89। धारा 89 हमें बताती है नगर पालिका के बजट अनुदान को परिवर्तित करने की शक्ति। ये हमें सीधे सीधे एक चीज बताती है कि यदि कोई भी अप्रत्याशित, अगर कोई भी अप्रत्याशित खर्चा आ जाता है, कोई भी लोकहित से संबंधित खर्चा आ जाता है, तो धारा 89 के अनुसार बजट अनुदान को परिवर्तित करने की शक्ति नगर पालिका के पास होती है। नहीं, नगर पालिका ने अपना बजट अनुदान दे दिया, अपना बजट अनुदान सरकार को दे दिया, लेकिन कोई अप्रत्याशित कार्य आ गया, कोई लोकहित से संबंधित कार्य आ गया, तो धारा 89 उसको चेंज करने का अधिकार देगी, उसको बढ़ाने का अधिकार देगी कि भाई हमने इतना दिया था, हमें इतना और दे दीजिए। अब यहाँ पर आपसे अगर पूछ लिया धारा 89 का संबंध किससे है, तो आप लोग ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट धारा 89 इंपॉर्टेंट है। धारा 89 का इंपॉर्टेंट हो, नगरीय गरीबों को आधारभूत सेवा निधि के नाम से एक निधि का गठन किया जाएगा धारा 89 का के तहत। नगरीय गरीबों के लिए नगर पालिका निधि के नाम से, आधारभूत सेवा निधि के नाम से एक निधि का गठन किया जाएगा धारा 89। 31 क्वेश्चन हो गए। हम लोग 32 क्वेश्चन देखते हैं। नगरीय गरीबों को आधारभूत सेवा निधि का गठन इस अधिनियम की किस धारा के तहत है? तो धारा 89 का। राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009 की धारा 89 का। 89 का संबंध किससे है? नगरीय गरीबों को आधारभूत सेवा निधि का गठन इस अधिनियम की धारा 89 का के तहत किया गया है। धारा 76 के अंतर्गत राज्य वित्त आयोग के संदर्भ में दिए गए निम्नलिखित कथन चुनिए। राज्य वित्त आयोग नगर पालिका की वित्तीय स्थिति की समीक्षा करेगा और राज्यपाल को सिफारिश करेगा कि राज्य और नगर पालिकाओं के बीच शुद्ध आय का वितरण हो। राज्य द्वारा लगाए जाने वाले कर शुल्क के नगर पालिका को आवंटन हेतु केंद्र सरकार की विशेष अनुमति आवश्यक है। तो राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009 की धारा 76 का हमको देखना है। धारा 76 के अनुसार हमें दो ऑप्शन दिए गए, दो हमारे सामने कथन दिए गए, हमें देखना है इनमें से कौन सा कथन सत्य है, दोनों सत्य है, दोनों असत्य है, या एक सत्य है या एक असत्य है। तो राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009 की कौन सी धारा हमको सत्य बताती है, कौन सी असत्य बताती है? तो राज्य वित्त आयोग नगर पालिकाओं की वित्तीय स्थिति की समीक्षा करेगा और राज्यपाल को सिफारिश करेगा राज्य और नगर पालिकाओं के बीच शुद्ध आय का वितरण। राज्य द्वारा लगाए जाने वाले कुछ कर शुल्क के नगर पालिका को आवंटन हेतु केंद्र सरकार की विशेष अनुमति आवश्यक है। तो यह केंद्र सरकार का कहीं कोई नाम नहीं है, जो भी है वो राज्य सरकार आएगा, लेकिन ये ऑप्शन बिल्कुल गलत है। तो यहाँ पर हम देखते हैं हमारे आंसर में केवल एक सत्य है, यानी कि राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009 की धारा 76 को जब हम देखते हैं तो इसके अनुसार हमें केवल एक ऑप्शन सत्य दिखाई देता है। राज्य वित्त आयोग नगर पालिकाओं की वित्तीय स्थिति की समीक्षा करेगा और राज्यपाल को सिफारिश करेगा कि राज्य और नगर पालिकाओं के बीच शुद्ध आय का वितरण
इस आधार पर किया जाए। ठीक है, ये ऑप्शन हमने सही मान लिया, यानी केवल एक ऑप्शन हमारा सही है। राज्य द्वारा लगाए गए कर शुल्क के नगर पालिका को आवंटन हेतु केंद्र सरकार की विशेष अनुमति आवश्यकता नहीं है, ऐसा कोई भी प्रावधान इस अधिनियम में, इस धारा में नहीं है। केंद्र सरकार का तो कोई काम ही नहीं है इस बीच में, क्योंकि सारा का सारा म्यूनिसिपल जो है स्थानीय स्वशासन वो राज्य सूची का विषय है। तो धारा 76 के अनुसार केवल एक ऑप्शन सही है, ना तो केवल दो सही है, ना दोनों असत्य है, ना दोनों सत्य है, केवल एक सत्य है, वो है कथन एक। राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009 की धारा 76। तो 33 क्वेश्चन हो गए। अब हम 34 देखते हैं। राज्य वित्त आयोग, राज्य वित्त आयोग द्वारा की गई प्रत्येक सिफारिश के साथ साथ उस पर की गई कार्रवाई के बारे में व्याख्यात्मक ज्ञापन राज्य विधानमंडल के समक्ष रखा जाएगा। यह उपबंध किस धारा में दिया गया है? देखिए सीधी बात है, धारा 78 जो है वो वित्तीय सहायता के बारे में दिया जाता है। तो राज्य वित्त आयोग द्वारा की गई प्रत्येक सिफारिश के साथ साथ उस पर की गई कार्रवाई के बारे में एक व्याख्यात्मक ज्ञापन विधानमंडल समक्ष रखा जाएगा, ये धारा 78 बताती है। धारा 78 बताती है और साथ में बताती है कि धारा 78 के अनुसार ही नगर पालिकाओं को राज्य सरकार से वित्तीय अनुदान या वित्तीय सहायता दी जा सकती है। राजस्थान नगर पालिका कार्य संचालन नियमन 2009 के अनुसार बैठक का संबंध किस धारा से है? धारा 25, धारा 22, धारा 51 सभी असत्य हैं। राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009 की कौन सी धारा हमें बताती है, बैठक के संबंध में बताती है? तो धारा 25 और धारा 22 और धारा 51, ये तीन धाराएं दी हुई हैं। तो इसमें से आंसर है हमारा धारा 51। धारा 25 से कोई संबंध नहीं, धारा 22 से कोई संबंध नहीं, धारा सभी सत्य। धारा 25 क्या है आप लोग याद कर लेना, धारा 22 क्या है या आप लोग याद कर लेना। तो राजस्थान नगर पालिका अधिनियम कार्य संचालन नियमन 2009 के अनुसार बैठक का संबंध है, नगर पालिका की बैठक का संबंध किससे है? धारा 51 से। धारा 51 हमें क्या बताती है कि प्रत्येक 60 दिन यानी 2 महीने यानी वर्ष में 6 बार नगर पालिका की बैठक होना अनिवार्य है। और अगर आपातकालीन कोई बैठक बुलानी है तो सभी सदस्यों में से 1/3 सदस्य अगर लिखित अनुरोध देते हैं तो अध्यक्ष को 7 दिन के अंदर नगर पालिका की बैठक बुलानी होगी। कौन कहता है? ये मैं नहीं कहता, ये हमारा संविधान नहीं कहता है। कौन कहता है? राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009 की धारा 51 हमें बताती है। दूसरी बात, अगर अध्यक्ष वो बैठक नहीं बुला पाता है, अगर अध्यक्ष वो बैठक नहीं बुला पाता है तो वो 7 दिन की तिथि खत्म होने के बाद मुख्य नगर पालिका अधिकारी को 10 दिनों के अंदर उस बैठक को बुलाना होगा, यानी बैठक बुलाना आवश्यक होता ही होता है। राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009 की धारा 51, धारा 51 का संबंध किससे है? नगर पालिका की बैठकों से संबंध है इसका। साल में 6, हर 2 महीने में 1, 60 दिन में एक बैठक होना आवश्यक है। ये कौन बताता है? मैं नहीं बता रहा, ये हमारा संविधान भी नहीं बता रही है धारा 51। किसकी धारा 51? राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009 की धारा 51। दूसरी चीज क्या बताती है कि अगर सभी सदस्यों का लिखित अनुरोध प्राप्त हो जाए, 1/3 सदस्यों का लिखित अनुरोध हो जाए तो अध्यक्ष को वो बैठक 7 दिनों के अंदर बुलाना आवश्यक होता है। लेकिन अगर वो 7 दिनों के अंदर बैठक नहीं बुला पाता है, वो 7 दिनों के अंदर बैठक नहीं, तो 7 दिन खत्म होते से ही 10 दिनों के अंदर मुख्य नगर पालिका अधिकारी को वो बैठक बुलाना आवश्यक है, यानी कि बैठक होगी ही होगी। ये हमारा 35वें क्वेश्चन की धारा 51 बताता है। धारा 87 के अनुसार, अब हम लोग 36 नंबर क्वेश्चन देख रहे हैं। धारा 87 के अनुसार मुख्य नगर पालिका अधिकारी किस तिथि से पूर्व बजट प्राक्कलन तैयार करेगा? तो राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009 की धारा 87 का संबंध किससे? नगर पालिका का बजट प्राक्कलन तैयार करना। इसमें बताया जाता है सीधे सीधे कि 15 जनवरी से पहले पहले मुख्य नगर पालिका अधिकारी राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009, राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009 की धारा 87 के अनुसार मुख्य नगर पालिका अधिकारी 15 जनवरी से पहले पहले बजट प्राक्कलन तैयार करके नगर पालिका को दे देगा, और नगर पालिका उस बजट को 15 फरवरी से पहले पहले जो भी संशोधन करना है, जो भी चेंज करना है, जो चेकिंग करना है, राज्य सरकार को सौंप देगी। तो 15 जनवरी 15 फरवरी 15 जनवरी तक मुख्य नगर पालिका करेगा और 15 फरवरी तक नगर पालिका उसको राज्य सरकार को सौंप देगी। 36 क्वेश्चन हो गए हमारे। अब है हमारा 37 क्वेश्चन। भाषणों की अवधि राजस्थान नगर पालिका कार्य संचालन नियमन के अनुसार कौन निर्धारित करता है? आयुक्त, महापौर, पीठासीन अधिकारी, स्वाभाविक पर आधारित। तो देखिए यहाँ पर जो आंसर है वो पीठासीन अधिकारी है। पीठासीन अधिकारी वो होता है जो अध्यक्ष उपाध्यक्ष की अनुपस्थिति में, अगर अध्यक्ष है तो उसको पीठासीन अधिकारी माना जाएगा, उपाध्यक्ष है अध्यक्ष नहीं तो उसको पीठासीन अधिकारी माना जाएगा, और दोनों नहीं है तो जो सदस्य जिसको चुना जाएगा उसको पीठासीन अधिकारी माना जाएगा। तो नगर पालिका कार्य संचालन नियमन 2000 के अनुसार इनकी जो भाषणों की अवधि है वो पीठासीन अधिकारी ही तय करता है, और पीठासीन अधिकारी बताता है इसको कि ये होगा। और ये पीठासीन अधिकारी की जो परिभाषा है वो
राजस्थान नगर पालिका कार्य संचालन नियमन 2009, राजस्थान नगर पालिका कार्य संचालन नियमन 2009 की धारा 2 में दी हुई है। तो धारा 2 का संबंध यहाँ पे भी किससे है? परिभाषाओं से। तो इसमें पीठासीन अधिकारी की पूरी परिभाषा दी हुई है और पीठासीन अधिकारी ही तय करता है। नए बजट 2023 के अनुसार प्रतिवर्ष इंदिरा रसोई योजना पर कितना व्यय किया जाएगा? कोई भूखा ना सोए, इस नारे के साथ 20 अगस्त 2020 को इंदिरा रसोई योजना प्रारंभ की गई थी। 25 रुपए एक थाली पर खर्चा आता है, 17 रुपए सरकार देती है, 8 रुपए आप देते हैं, और इसमें 100 करोड़ रुपया वार्षिक, 100 करोड़ रुपया वार्षिक खर्च करने का प्रावधान था सन 2022 तक। लेकिन 2023 के बजट ने इसमें बढ़ाते हुए 700 करोड़ रुपए साल का खर्च कर दिया, यानी इंदिरा रसोई योजना पर अब प्रतिवर्ष 700 करोड़, 700 करोड़, हाँ जी, ये 100 करोड़ से बढ़ाकर सीधे 700 करोड़ कर दिया है। हर साल खर्चा किया जाएगा राज्य सरकार द्वारा इंदिरा रसोई योजना पर, जिसमें अभी 1000 रसोइयाँ चल रही हैं और इस बजट के बाद अब 2000 रसोइयाँ चालू हो जाएंगी। तो राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2000, ये जो हमारा है इंदिरा रसोई योजना, इस पर 700 करोड़ रुपया खर्चा किया जा रहा। कोई भूखा ना रहे, गलत, कोई भूखा ना जिए, गलत, भूख पर प्रहार, गलत, कोई भूखा ना सोए, बिल्कुल सही। तो यहाँ पर हमको ध्यान रखना, कोई भूखा ना सोए, आपको खाना दिया जा रहा है, पक्की रसोई में खाना दिया जा रहा है, इज्जत पूर्वक, सम्मान पूर्वक खाना दिया जा रहा है। 25 रुपए का खाना आपको मात्र 8 रुपए में दिया जा रहा है, 17 रुपए सरकार दे रही है। बजट में कोई चेंज नहीं किया गया है कि 17 रुपए का 17 रुपए ही रखा है, या लेकिन यहाँ इसका दायरा बढ़ा दिया है। अब छोटे कस्बों में भी इंदिरा रसोई योजना को लेंगी। पहले 100 करोड़ साल का खर्चा था, अब जो है खर्चा है, चुनावी साल है, चुनावी थोड़ा सा मतदाताओं को लुभाना भी था इसका, ये भी हम कह सकते हैं। तो 100 करोड़ से उठाकर सीधे 700 करोड़ रुपया कर दिया है। तो राजस्थान में इस चीज़ पर, भूख पर प्रहार कर दिया, कोई भूखा ना सोए, इस नारे को चरितार्थ करने का जिम्मा हमारी राज्य सरकार ने उठाया है। ठीक है, अच्छा है। जीव चिकित्सा अपशिष्ट में कितने प्रकार के अपशिष्ट दिए गए? राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009 की धारा 2 में जीव चिकित्सा के बारे में बताया गया है, यानी कि जब इलाज के दौरान मानव शरीर या इंसानों के जो कटे फटे अंग होते हैं, गंदगी होती हैं, दवाइयाँ होती हैं, औषधियाँ होती हैं, ड्रग्स होती हैं, ये सारी जीव चिकित्सा में आती है। वो उसमें जानवर के भी हो सकते हैं, आदमियों के भी हो सकते हैं, ऑपरेशन से कटे हुए। तो इसमें 9 प्रकार के जीव अपशिष्ट बताए गए। राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009 की धारा 2 जो है वो हमें 9 प्रकार के अपशिष्ट बताती है। 9 प्रकार के अपशिष्टों में, इसमें देखिए, कुल मिला के सूक्ष्म जैविक पदार्थ आ जाते हैं, मवाद आ जाती है, कटे हुए अंग आ जाते हैं, जानवरों के आ जाते हैं, ऐसी गंदी दवाइयाँ आ जाती हैं जिनकी गंदी स्मेल होती है, इस तरह की चीज़ें। तो इस तरह के कुल 9 जैविक अपशिष्ट पदार्थ बताए गए हैं धारा 2। राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009 की धारा 2 बताती है। और धारा 2 का संबंध किससे है? अध्याय 1 से। अध्याय 1 का संबंध धारा 2 से। इस अधिनियम के अन्य उपबंधों के अधीन रहते हुए नगर पालिका निधि से भुगतान राज्य सरकार द्वारा बनाए गए नियमों में से यथाविधि रीति से किया जाएगा, या किस धारा से संबंधित है? धारा 89, धारा 79, धारा 85, इनमें से कोई। राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009 की कौन सी धारा हमको ये बताती? तो धारा 85 जो है वो खातों का संचालन के बारे में बताती है। राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009 का की धारा 85 का संबंध किससे? खातों का संचालन। खातों का संचालन मतलब जो भी पैसा होगा वो राज्य सरकार द्वारा बनाए गए कुछ नियमों के तहत एक रीति से किया जाएगा, ये बताती है हमें धारा 85। तो राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009 की धारा 85 का संबंध किससे? खातों का संचालन, यानी कि जो भी पैसा नगर पालिका निधि से दिया जाएगा, जो भी पैसा, वो राज्य सरकार द्वारा बनाए गए कुछ नियमों कानूनों के अंतर्गत दिया जाएगा। तो ये हमारा खातों का संचालन। अब हम यहाँ पर देख लेते हैं, थोड़ा सा हम लोग 2-3 और हमें दिखाई दे रहे हैं, हम उनको भी थोड़ा सा क्रॉस एग्जामिन कर लेते हैं। जैसे हम देखते हैं धारा 89, 89, धारा 89 का संबंध किससे है? धारा 89 का संबंध है बजट अनुदान को परिवर्तित करने की शक्ति। बजट अनुदान को परिवर्तित करने की शक्ति का संबंध किससे? धारा 89 से। राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009 की धारा 89 का संबंध किससे? बजट अनुदान को परिवर्तित करने की शक्ति। अब धारा 89 में एक का और जोड़ दें तो क्या है? नगरीय गरीबों के लिए आधारभूत सेवा निधि के नाम से एक निधि गठित की जाएगी, ये धारा 89 का। राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009 की धारा 89। अब 79 भी देख लेते हैं लगे हाथ। 79 जो है वो नगर पालिका निधि का उल्लेख करती है। राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009 की धारा 89 हमें नगर पालिका निधि का
उल्लेख करती है। तो ये थे हमारे 40 क्वेश्चन जो हमने पूरे किए। उम्मीद है आप लोगों को सीखने को मिला होगा, समझने को मिला होगा। अगला हमारा टेस्ट है वो अगले वीक होगा, या जो भी होगा उसका शेड्यूल आपको मिल जाएगा। नमस्कार दोस्तों, मैं आपका स्वागत करता हूँ, और आप सभी लोग इस पेपर को अच्छे से देखना। और अगर कोई क्वेश्चन हो टेलीग्राम पर भेज सकते हैं, पर्सनल भेज सकते हैं, इसमें मैं अवेलेबल हूँ यहाँ पर, और आप लोगों की सभी समस्याओं को सुलझाने के लिए यहाँ पर मौजूद रहूँगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय माता दी।